तो इस कोर्स में हम पढ़ेंगे एडवांस ऑर्बिटल मैकेनिक्स और प्री रिक्विजिट होगा पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो बेटर होगा कि आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स पहले से पढ़ा हो इस कोर्स को पढ़ने से पहले। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल मोशन से। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेंट्रल मोशन क्या रहेगा कि central motion always occurs in a plane. Central force motion always occurs in a plane. तो सपोज करते हैं ये एक बॉडी है। मान लेते हैं कि ये अर्थ है और ये एक सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट पे फोर्स अर्थ के सेंटर की तरफ लगेगी। आर वेक्टर अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा और फोर्स वेक्टर भी अर्थ के सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो अब ये मोशन एक प्लेन में ही सीमित रहेगा। मान लेते हैं कि ये वो प्लेन है। दूसरे कलर से डिनोट करते हैं इसको। सपोज कि इस प्लेन में ये सेंट्रल मोशन हो रहा है, तो ये सेंट्रल मोशन इसी प्लेन तक रहेगा। ये नहीं कि बीच में ये प्लेन चेंज होके कुछ ऐसा वाला प्लेन बन जाएगा। ऐसा नहीं होगा। इस लाइट ब्लू वाले प्लेन में ही इस सैटेलाइट का मोशन रहेगा और इसको हम इजीली मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं। तो ये सैटेलाइट है ऑफ स्मॉल मास m, ये सेंटर ऑफ मोशन है। सपोज कर लो अर्थ ही है। ये आर वेक्टर है, फोर्स वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में रहेगा। तो इस मास पे जो मोमेंट एक्ट कर रहा है वो कैपिटल M से डिनोट करते हैं और मोमेंट का फॉर्मूला हम सब जानते ही हैं, आर क्रॉस एफ। ये रेडियस वेक्टर और ये फोर्स। तो क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिख सकते हैं? मोड ऑफ आर मोड ऑफ एफ इंटू साइन थीटा। पर सेंट्रल मोशन के केस में आर क्रॉस एफ 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में 180 डिग्री एंगल है। ये रेडियस वेक्टर बाहर की तरफ सेंटर से मास की तरफ और फोर्स वेक्टर इनवर्ड्स। इस मास पे इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो रेडियस वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में 180 डिग्री का एंगल है और साइन 180 डिग्री 0 होता है। साइन 180 डिग्री इक्वल टू 0। तो आर क्रॉस एफ 0 होगा इस केस में, मतलब कि मोमेंट 0 होगा जो कि स्मॉल मास m पे लग रहा है। और मोमेंट क्या होता है? आर क्रॉस एफ इज इक्वल टू मोमेंट। और आर क्रॉस एफ को कैसे लिख सकते हैं हम? आर क्रॉस डी एम वी एम वी बाई डी टी। ये लीनियर मोमेंटम है एम वी। अब हम एक चीज देखते हैं, क्या मैं इस आर को इस
स्मॉल आर को इस डी बाई डी टी के अंदर ला सकता हूँ? क्या ये करना पॉसिबल है या मैथमेटिकली करेक्ट है? तो m को तो मैं बाहर ले आऊँगा क्योंकि m कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन में बचेगा r क्रॉस dv बाई dt। अब मैं सोच रहा हूँ कि इस r को मैं d बाई dt के अंदर ले जाऊँ, तो अब हम देखेंगे मैथमेटिकली करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि d बाई dt ऑफ r क्रॉस v क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन के रूल से मैं इसको लिख सकता हूँ डी आर बाई डी टी क्रॉस वी वेक्टर प्लस आर वेक्टर क्रॉस डी वी बाई डी टी। डी आर बाई डी टी वी होता है, तो ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा वी क्रॉस वी, और इसको मैं एज इट इज़ लिख दूंगा आर वेक्टर क्रॉस डी वी बाई डी टी। वी क्रॉस वी ज़ीरो, भाई दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट ज़ीरो देता है हमें। तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास एक्सप्रेशन था आर वेक्टर क्रॉस डी वी बाई डी टी। तो ये एक टर्म इसमें ज़ीरो होगी और एक टर्म आर क्रॉस डी वी बाई डी टी रह गई। इसका मतलब मैं आर क्रॉस डी वी बाई डी टी को डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस वी वेक्टर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो m इंटू आर क्रॉस डी वी बाई डी टी को मैं लिख सकता हूँ m डी बाई डी टी आर क्रॉस वी, और ये ज़ीरो था क्योंकि टॉर्क ज़ीरो लग रहा था, मोमेंट ज़ीरो था। तो अब ये ज़ीरो है, तो इसे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन ज़ीरो होता है तो उसका क्या मतलब होता है कि वो क्वांटिटी कांस्टेंट है। तो डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस वी इज इक्वल टू ज़ीरो है, तो इसका मतलब क्या है कि आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट है। ठीक है, आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट है। तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट है, तो ये रहा हमारा प्लेनेट, ये सैटेलाइट, ये रहा आर वेक्टर। तो अगर ये सैटेलाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रही है ए टू बी, ये आर वन वेक्टर, ये आर टू वेक्टर, तो ये मोशन एक प्लेन में होना ही पड़ेगा क्योंकि आर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट है। सपोज ये आर क्रॉस वी की डायरेक्शन क्या होती है? जो दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर हो। क्रॉस प्रोडक्ट में जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है वो दोनों कंपोनेंट्स के परपेंडिकुलर होती है। तो अगर मैं इसे नॉन प्लेनर मोशन बोल दूं, एक ए टू बी सैटेलाइट के मूवमेंट को नॉन प्लेनर मोशन बोल दूं, तो ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि आर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट है। अगर ये किसी और प्लेन में मूव करने लगेगा, सपोज इसका ये प्लेन है मूवमेंट का, अगर ये किसी और प्लेन में मूव करने लगेगा या इस प्लेन से दूसरे प्लेन पे शिफ्ट कर जाएगा, तो आर क्रॉस वी कांस्टेंट बचेगा ही नहीं। मैग्नीट्यूड वाइज ना भी देखें तो डायरेक्शन बदलती जाएगी और मैग्नीट्यूड भी बदलेगा। तो इससे हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक मिल जाता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन इज ऑलवेज अ प्लेनर मोशन।
तो अब तक हम क्या कंक्लूड कर चुके हैं कि आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब m इंटू आर क्रॉस वी वेक्टर कांस्टेंट ही है। और ये क्या होता है, किस चीज़ का एक्सप्रेशन है? ये एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन है, जिसको मैं कैपिटल एच से डिनोट कर रहा हूँ। तो मतलब कि कैपिटल एच वेक्टर कांस्टेंट है, मतलब डी एच बाय डी टी ज़ीरो है। ये चीज़ हम नोट करके रख लेते हैं, आगे काम आएगी। अब हम बढ़ते हैं अपनी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि सेंट्रल फोर्स मोशन इज कंजर्वेटिव। अब इसको प्रूव करके देख लेते हैं ऐसा ट्रू है या नहीं, चेक करते हैं। तो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, आर टू वेक्टर फोर्स इस डायरेक्शन में, और यहाँ पे F1 फोर्स इस डायरेक्शन में सेंटर की तरफ। तो ए से बी जाने में हमें जो वर्क रिक्वायर्ड होगा उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इंटीग्रल एफ आर वैक्टर डॉट डी आर वैक्टर फ्रॉम R1 टू R2। ठीक है, तो अब इस इंटीग्रल को देखते हैं क्या बनता है। ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर सपोज, तो मैं उसको उसके मोड इनटू उसकी डायरेक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। ए वेक्टर क्या होता है? मोड ए इंटू ए कैप, ये मैग्नीट्यूड और ये उसकी डायरेक्शन। सिमिलरली मैं एफ आर वेक्टर को सेकेंड एफ आर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड इंटू उसकी डायरेक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब एफ आर हो गया उसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी? अभी हमने देखा था कि सेंट्रल फोर्स मोशन में फोर्स की डायरेक्शन और रेडियस वेक्टर की डायरेक्शन सेम ही होती है। तभी मोमेंट जीरो आया था पिछले केस में। तो इसकी एफ आर की डायरेक्शन क्या होगी? आर कैप। ठीक है, डी आर वेक्टर को भी मैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की फॉर्म में लिख सकता हूँ। डी आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड डी आर, और इस डी आर वेक्टर की भी डायरेक्शन, ये छोटा सा वेक्टर होगा डी आर लेंथ का वेक्टर। अब ये भी आर वेक्टर की डायरेक्शन में ही अलाइन करेगा। जो भी आर वेक्टर बदलता जाएगा उसकी डायरेक्शन में ही डी आर वेक्टर भी बदलेगा। तो डी आर वेक्टर की डायरेक्शन भी क्या होगी? आर कैप। इस इंटीग्रल को मैं क्या लिख सकता हूँ? इंटीग्रल फ्रॉम R1 टू R2 एफ आर, इस आर को मैं इधर ले आता हूँ, आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, ओ सॉरी, एफ आर आर कैप डॉट आर कैप इंटू डी आर कैप डॉट आर कैप क्या होगा? 1, क्योंकि
यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 ही होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ फ्रॉम R1 to R2 इंटीग्रल FR dr। अब इसमें ये जो वर्क है ये प्योरली स्केलर क्वांटिटी है, और अब ये ऑब्वियसली दिख रहा है कि ए से बी जाने में जो वर्क डन है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं एफ आर को पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में लिख सकूंगा। अब कैसे, मुझे क्या पता है कि डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ आर इन केस ऑफ अ पाथ इंडिपेंडेंट वर्क। मैं लिख सकता हूँ कि डी यू बाई डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ आर। सो डी यू बाई डी आर इंटू डी आर इज इक्वल टू माइनस एफ आर डी आर। इस चीज को मैं इधर वापिस रख दूंगा। सो आर टू बाई आर वन एफ आर डी आर इज इक्वल टू minus du from u1 to u2, where du is change in potential energy। ठीक है, अब इधर थोड़े से चेंजेस करते हैं। फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, एम डी वी बाई डी टी, और डी आर के नीचे भी मैं एक डी टी लिख दूंगा, और वहाँ इसको बैलेंस आउट करने के लिए इधर डी टी मल्टीप्लाई कर दूंगा। राइट हैंड साइड पे सेम ये चलेगा। अब फ्रॉम आर वन टू आर टू हमको निकाल दिया बाहर। डी आर बाई डी टी क्या होता है, डी आर बाई डी टी होता है वी, ये डी टी से ये डी टी कैंसल, और यहाँ से बच गया डी वी इक्वल टू यू वन टू यू टू माइनस डी यू। ये वी वेक्टर था और ये डी वी वेक्टर, और ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, वी और डी वी की, तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसको मैं सिंपली एम वी डी वी लिख सकता हूँ, और राइट हैंड साइड पे इसको इंटीग्रेट करके क्या आएगा u, और उसकी लिमिट्स होंगी यू वन से यू टू माइनस यू आएगा। तो फाइनली 2 बार m लिख दिया। तो फाइनली लेफ्ट हैंड साइड पे एम वी स्क्वायर बाई टू, इधर लिमिट्स जब v में हमने सब चेंज कर दिया तो लिमिट्स हो जाएगी v1 से v2, v1 से v2 इक्वल टू माइनस u2 माइनस u1। इधर क्या बन गया m बाई टू v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू u1 माइनस u2। अब इस एक्सप्रेशन को मैं रीअरेंज कर दूं अगर, तो एम वी टू स्क्वायर बाई टू प्लस यू टू इज इक्वल टू यू वन प्लस एम वी वन स्क्वायर बाई टू।
इससे क्या प्रूव कर दिया हमने, इससे हमने क्या डिड्यूस किया कि इन सेंट्रल फोर्स मोशन total energy of sorry total energy of particle remains constant. Total energy of particle remains conserved. तो इस तरीके से हमने क्या प्रूव कर दिया कि सेंट्रल फोर्स मोशन में पार्टिकल की टोटल एनर्जी कंजर्व्ड है। तो प्रूव हो गया कि ये कंजर्वेटिव मोशन है। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, कलर चेंज कर लेते हैं। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ये आपने ऐसे पहले भी पढ़ा होगा कि एरियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल aerial velocity of particle will remain constant throughout the motion। मतलब कि equal area will be swept in equal interval of time। राइट। तो फिजिकली अगर हम देखें इसको फिगर के थ्रू, सपोज ये अर्थ है और अर्थ के अराउंड इस ऑर्बिट में ये सैटेलाइट रोटेट कर रही है। तो अगर ये सैटेलाइट T1 टाइम में इतना एरिया स्वीप कर रही है और अगले T1 टाइम में इतना एरिया, ये A2 ये A1, तो for same interval of time that is T1 this A1 will be equal to A2। तो सेम इक्वल टाइम इंटरवल्स में वो सैटेलाइट इक्वल एरिया स्वीप करेगी। अब इस ये प्रॉपर्टी जनरली कोर्सेज में जस्ट पढ़ा दी जाती है एज अ लॉ, और इसका प्रूफ दिया नहीं जाता। तो ये आया कहाँ से, इसका भी एक नॉट सो मच टफ बट अ गुड मैथमेटिकल प्रूफ इज देयर। तो अब हम उसको देखने वाले हैं। तो ये सी है सेंटर। अब ये ए पॉइंट है एट टी इक्वल टू 0। अब ये मूव करके जाता है बी पॉइंट पे एट टी इज इक्वल टू टी। ये आर वेक्टर बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग, अगर मैं इसको R1 बोल दूं, R1 इक्वल टू आर वेक्टर, तो बी पे R2 वेक्टर होगा और उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आर प्लस डी आर वेक्टर या डेल्टा आर। इन जनरल केस डेल्टा आर लिख सकता हूँ, आर प्लस डेल्टा आर। ठीक है। और इसको मैं ज्वाइन कर दूं अगर, तो ये क्या होगा,
r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर और ये थीटा थीटा एंगल स्वीप किया इसने इतना टाइम में। अब अगर इस वेक्टर डायग्राम को मैं इधर एज अ पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दूं, ये सी, ये ए, ये बी, ये आर प्लस डेल्टा आर वेक्टर, ये आर वेक्टर, तो हमें किस एरिया पर फोकस करना था? हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पर। भाई इतना एरिया तो स्वीप किया है पार्टिकल ने। और पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये आपने पहले पढ़ा ही है। BC वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, ये पैरेललोग्राम का एरिया होता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? स्वेप्ट एरिया, जो कि होगा हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो BC वेक्टर मतलब कि R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर मतलब R वेक्टर, और इसका हाफ इज इक्वल टू स्वेप्ट एरिया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर और बाय 2 साथ में। R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर 0 होता है। हाँ, तो R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर 0 होता है। तो एरिया स्वेप्ट क्या हुआ? डेल्टा R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय 2। तो एरियल वेलोसिटी क्या हुई? V एरियल इज इक्वल टू एरिया स्वेप्ट बाय डेल्टा T। तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा R वेक्टर क्रॉस R वेक्टर बाय 2 डेल्टा T। अब डेल्टा R वेक्टर क्रॉस ओ डेल्टा R वेक्टर बाय T वेक्टर इन लिमिट ऑफ टाइम T डेल्टा T टेंडिंग टू 0, ये V होगा, V वेक्टर हो जाएगा। तो in the limit of delta T tending to 0, delta A swept by delta T equal to dA by dt, which will be equal to aerial velocity। और इसको मैं लिख सकता हूँ limit T tending to 0 delta R by delta T into R vector। So V aerial equal to V vector cross R vector। अगर तुम्हें याद हो तो हमने फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को डिराइव करते समय ये पढ़ा था कि ये एक्सप्रेशन कांस्टेंट है, और ये एक्सप्रेशन
तुम्हें अच्छे से पता है कि क्या डिनोट करता है एंगुलर मोमेंटम वेक्टर को। तो ये कांस्टेंट है, तो v वेक्टर क्रॉस r वेक्टर बाय 2 भी कांस्टेंट है, जो कि इक्वल टू है एरियल वेलोसिटी के। तो इसका मतलब एरियल वेलोसिटी भी एक कांस्टेंट ही है, जो कि किसके इक्वल हुई, h वेक्टर बाय 2 के, और ये कांस्टेंट वेक्टर है। तो इस तरीके से हमने अपना थर्ड कैरेक्टरिस्टिक भी प्रूव कर दिया। तो आज का लेक्चर था यहीं तक।